गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, कब संशोधन हुआ था, और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा की थी। आज हम आर्टिकल 1 से 11 तक बात करेंगे। इसमें भाग 1 में 1 से 4 के बीच में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है, और 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता की बात करता है, सिटीजनशिप। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भाग 1 1 से 4 आर्टिकल। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा तथा नाम भारत और इंडिया दिया गया है। ठीक है, दिया गया है कि भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ होगा। तो ये संघ, यहाँ राज्यों का संघ का अर्थ जानते क्या है? जो राज्यों का संघ रखने का मेन उद्देश्य था हमारे संविधान निर्माताओं का, वह था कि इसका अभिप्राय यह है कि किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब वो अलग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि वो जब चाहे भारत से अलग हो जाए, वो एकजुट है और अखंड है। इसलिए आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा, शब्द होगा एकता और अखंडता। अखंडता, भारत अखंड है, भारत को अलग नहीं है ऐसा। ठीक है, दूसरा आर्टिकल है, पहला आर्टिकल जो आपके बुक में जो दिया रहता है वो लिखा रहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, और उसी में एक दूसरा नंबर है कि आर्टिकल 1 में दूसरी बात ये रखी हुई है कि राज्य उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए होंगे। और तीसरी बात है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, पहली अनुसूची में दिए संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं शामिल होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 2 बात करता है नए राज्यों की बात करता है। भारत के संसद अर्जित क्षेत्रों को भारतीय संघ में मिला सकती है। मतलब वे राज्य जो जिसको भारत ने अर्जित किया हो उन्हें अपने राज्य में मिला सकती है। वो नए राज्य के रूप में भारत के पहली अनुसूची में शामिल होंगे और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के आर्टिकल 1 से 20 से जोड़ा जाएगा। आर्टिकल 2 से के माध्यम से संसद उसे शामिल करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 बात करता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 3 में दिया है 5 विषय बात करता है। वह राज्यों के क्षेत्र की बात करता है जिसमें संसद के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। पहला है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। मतलब अर्थ यहाँ पे यह हुआ किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर दिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश से कोई जिला है उसे कुछ क्षेत्र को अलग करके मध्य प्रदेश में मिला दिया जाए तब, या मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्र अलग करके उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए। ठीक है, और या उसको अलग करके एक राज्य बना दिया जाए। इसमें से कुछ भी राज्य कर सकता है। ठीक है, अथवा दो या अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। वही मैं बताया ही कि दो राज्यों के किसी भी राज्य के किसी क्षेत्र को अलग करके राज्य बना सकती है। दूसरा पॉइंट ये है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। किसी भी से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तो उसके क्षेत्र को अगर चाहे तो संसद बढ़ा सकती है। उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था पहले, अब उसे अलग कर दिया गया। तो पहले तो विस्तृत रूप में था, अभी तो कम हो गया। दूसरा है किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में था, अभी उसको घटा कर उसको अलग राज्य बना दिया गया। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश को पहले से कम कर दिया गया क्षेत्रफल को उसके। चौथा पॉइंट है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, उसका क्षेत्र कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। आपको याद होगा 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया। जो उत्तर प्रदेश का भाग था अलग हुआ तो पहले उसका उत्तरांचल था नाम, फिर उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड रख दिया गया। तो ये आर्टिकल 3 में ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। और एक बिंदु यहाँ पे और है कि परिवर्तन करेगी तो उसके लिए जरूरी है कि वह उस विधान मंडल जिस राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर रही है
सहमति लेना आवश्यक है। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा मानना या मना मानना उसके विवेक पर निर्भर करता है। मानना या न मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह माने न माने। ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या बात करता है? अनुच्छेद 4 बात करता है अनुच्छेद 3 की व्यवस्था को अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में इससे शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर यह हुआ कि अगर अनुच्छेद 3 में कोई परिवर्तन, 3 के माध्यम कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 5 वे व्यक्ति भारत के मूल निवासी हैं जो निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करते हो। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, मूल निवासी होना चाहिए वो पहली बात, और इनमें से निम्नलिखित में 3 शर्तें पूरी करते हो, इनमें से एक भी शर्त है, यहाँ पे 3 शर्त नहीं, एक भी शर्तें पूरी करते हो तो वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, यदि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। ठीक है। मतलब 1950 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ और 1945 अगर 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा, परंतु उसके लिए मूल निवास आवश्यक है। ठीक है। आर्टिकल 6 बात करता है ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से आए हों और निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी करते हों। पहली शर्त है कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और भारत में समानता निवास कर रहा हो, मतलब पहले 19 जुलाई 1948 से पूर्व वह आ गया हो भारत और भारत में निवास कर रहा हो। ठीक है। सेकंड है 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आया हो, 1948 या उसके बाद आया हो, वह पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकता है, किंतु इसके लिए कम से कम 6 माह तक भारत निवास आवश्यक है। कम से कम 6 माह तक भारत निवास आवश्यक है। पंजीकरण के माध्यम से वह भारत का नागरिक बन सकता है। 7 बात करता है आर्टिकल 7 ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 1947 के बाद पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो और पुनः लौट कर भारत आया हो, बाद में लौट के आए हों। ये सब संविधान के बनने के पहले की बात कर रहा हूँ। संविधान बनने के पहले जो भी व्यक्ति आगे होंगे उनको नागरिकता कैसे प्राप्त होगी इसके बारे में। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो और पुनः लौट कर भारत आया तो ऐसे व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं। उन्हें प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना होगा। ठीक है। इसका निर्णय ये गृह मंत्रालय करेगा उन्हें नागरिकता देनी है या नहीं पंजीकरण के माध्यम से। अनुच्छेद 8 बात करता है ऐसे व्यक्ति जिनके वंश का कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह स्वयं भारत के बाहर रह रहा हो। ठीक है। और पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। आर्टिकल 9 से 11 9 to 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 9 बात करता है वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करे। जैसे मैं यूएस से जाता हूँ और वहाँ पे उसकी नागरिकता प्राप्त कर लेता हूँ। ठीक है। सिटीजनशिप। ठीक है। तो क्या होगा, मैं भारत नागरिक नहीं माना जाऊँगा। आर्टिकल 10 बात करता है प्रत्येक व्यक्ति जो भारत नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार किसी विधि का निर्माण करे, विधान का निर्माण करे, तब वह भारत नागरिक समझा जाए। कोई भी देश बनाती है इसके माध्यम से वह नागरिकता के संबंध में लोग उसकी पहचान हो सकें ये भारत नागरिक हैं, तो वह आर्टिकल 10 बात करता है। अनुच्छेद यह बात करता है संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता का अर्जन की और समाप्ति के तथा नागरिकता संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है, कोई भी बना सकती है। अनुच्छेद 11 बात करता है इसी के तहत CAA आया था 2019 में, वो जो कि 10 जनवरी 2020 में लागू हुआ। ठीक है। इसमें बहुत ही विरोध हुआ था क्योंकि संसद ने एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया जिसमें बहुत से परिवर्तन किए और 3 देशों राज्य यहाँ पर अर्थ हुआ देश, 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कुछ जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पे अल्पसंख्यक है 6 धर्म के, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, अन्य किसी को भी नहीं। उसी में विरोध हुआ जो कि मुझे लगता है कि सरकार का अच्छा निर्णय था और हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं वहाँ पे जिनको दिक्कत हो रही है क्योंकि ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ में क्या होता है कि मुस्लिम को तो सताया नहीं जाएगा पर अन्य लोगों को सताया जाएगा। सभी के अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है कि उनका राष्ट्र धर्म क्या होगा, वह मुस्लिम या जो भी उनका शब्द होगा मुस्लिम धर्म होगा।
ठीक है, फिर अगले लेक्चर बात करेंगे जिसमें हम इससे संबंधित सभी प्रश्न कराएंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।